हर एक व्यक्ति मास्क पहना हुआ रहता है। हमारे जो वर्धापन दिन फाउंडेशन डे था, उस दिन भी सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ था और सभी लोग, जो हमारा फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम हुआ झंडा वंदन का, उसमें भी सिर्फ 5 लोगों ने झंडा वंदन किया, बाकी सभी लोग अंदर बैठे थे और सभी लोग बहुत दूर दूर खड़े थे। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ ही था। और शुभकामना का जो स्पीच था वो सिर्फ 5 मिनट का स्पीच जयंत पाटिल जी ने दिया, उसके बाद कोई भी स्टेज फंक्शन हुआ भी नहीं। और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से, ये मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि अभी सब मंत्रिमंडल को सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए क्या वगैरह। तो इसमें एक है, बहुत क्लियर है कि अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसमें हम स्वैब टेस्टिंग करके मुझे लगता है कि टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर किसी को लक्षण दिखते हैं तो 100% ICMR के गाइडलाइन के तहत हम करेंगे ही। तो हम अनुशासन से चलने वाले लोग हैं, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई किसी ने छुपाने का कोई वजह भी नहीं है। और इसलिए एक ही है कि ये सभी को प्रोटोकॉल मालूम भी है और हम भी उसमें ज़रूर ध्यान देंगे और सभी मंत्रिमंडल के हमारे सभी लोगों को ये पता भी है और हम उनको सूचना भी देंगे। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है। कोरोना आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने गुरुवार को रांची के रिम्स अस्पताल में अपना 73वां जन्मदिन मनाया और पिता के जन्मदिन के लिए तेजस्वी यादव भी रिम्स पहुंचे थे और तेजस्वी के साथ ही लालू ने जन्मदिन का केक काटा। जन्मदिन के बाद लालू ने बिहार की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें लालू प्रसाद ने जन्मदिन पर मिले स्नेह और प्यार पर धन्यवाद दिया है और लिखा है कि स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है लेकिन हौसले आज भी बुलंद हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव की भी प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि जब भी सत्ता ने निराश किया है, तेजस्वी और आरजेडी ने हमेशा मन को राहत दी है। साथ ही तेजस्वी को लेकर के उन्होंने कहा है कि इस कच्ची उम्र में भी उसने जो किया है उस पर मुझे गर्व है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के मसले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। अदालत की ओर से कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते संकट के बावजूद दिल्ली में टेस्टिंग को घटा दिया गया है और इसी को लेकर के बीजेपी नेता संदीप पात्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है दिल्ली सरकार के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दिल्ली की स्थिति भयावह है। कुछ प्रश्न भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार से पूछा है। उन्होंने कहा है, जब एक तरह से रफ्तार के साथ कोविड आगे बढ़ रहा है, इस परिस्थिति में टेस्टिंग को कम करने की आवश्यकता क्या थी। बाकी राज्यों में और बाकी शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है, 15,000 से 17,000 टेस्टिंग किए जा रहे हैं, किंतु दिल्ली में आज क्या कारण है कि 5,000 या उससे भी कम टेस्टिंग की जा रही है। इन सारे प्रश्नों का जवाब दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो मेरे सामने है, मैं उसे अंग्रेजी में पढ़ के बताता हूँ। पेशेंट्स आर क्राइंग विथ पेन एंड देयर इज नोबडी टू अटेंड। बेड्स विल गो वैकेंट if this is how the patients are treated in your hospitals. Why has testing gone down in Delhi while it has gone up in other places? Handling of dead bodies show a sorry state of affairs. Patients' families are not even informed about dead bodies. शवों को लेकर और कोविड के कारण जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जिस प्रकार उनके साथ भी एक अमानवीय दृष्टिकोण से ट्रीटमेंट हो रहा है, उस विषय को भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा है और उस पर फटकार लगाई है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि यह समय राजनीति का नहीं है, यह समय एग्रेसिव होकर अटैक करने का नहीं है। यह समय है दिल्ली को संभालने का, यह समय है गंभीरता पूर्वक दिल्ली के विषय में चिंता करने का। आज दिल्ली में लोग दर दर भटक रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है, अस्पतालों के बाहर लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, हम राजनीति नहीं चाहते हैं, किंतु जिस प्रकार की राजनीतिक हथकंडों को आपने कुछ दिनों में इस्तेमाल किया है, हमें लगता है इन हथकंडों को आपको बंद करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में एमसीडी डॉक्टरों के बकाया वेतन को अंतरिम जारी करने का आदेश दिया है और
हाईकोर्ट ने पिछले 3 महीनों से एमसीडी के डॉक्टरों को वेतन न देने से संबंधित एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और अन्य को भी नोटिस जारी किया है। और इसी को लेकर के बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने सुमोटो लेते हुए, संज्ञान लेते हुए जिस तरह से पिछले 2-3 महीने में जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे समय में भी दिल्ली सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और वो दिल्ली सरकार ने कॉरपोरेशन के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई। और जिस तरह कॉरपोरेशन में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हों या सैनिटेशन वर्कर्स हों, उनको समय पर सैलरी न मिलना और विशेष रूप से डॉक्टर्स के लिए सुमोटो लेते हुए जिस तरह से उन्होंने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को, उसके मद्देनज़र दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि कॉरपोरेशन निगम भी ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है और कोरोना से महामारी से लड़ने के लिए अगर उनके पास साधन ही नहीं होंगे, अगर उनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो कैसे काम होगा। ये निश्चित रूप से दिल्ली सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है, सोचना चाहिए उन्हें। आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के शीर्ष स्तर के नेता और विधायक अचेम नायडू को गिरफ्तार कर लिया है। दिवंगत हीरम नायडू के भाई और विधायक अचेम नायडू को ईसीआई घोटाले में एसीबी ने गिरफ्तार किया है। अचेम नायडू चंद्रबाबू नायडू की सरकार में मंत्री रहे हैं और वो उनके बेहद करीबी और भरोसेमंद आदमी भी माने जाते हैं। श्रीकाकुलम के एसपी अम्मी रेड्डी ने यह बताया है कि एसीबी ने कर्मचारी राज्य बीमा में कथित अनियमितता बरतने के मामले में टीडीपी के नेता अचेम नायडू को गिरफ्तार किया है। और टीडीपी के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद आंध्र प्रदेश की राजनीति में उबाल आ सकता है, क्योंकि अचेम नायडू आंध्र के उत्तरी तटीय इलाके श्रीकाकुलम के बेहद प्रभावशाली नेता हैं और जहां राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी YSRCP कमजोर मानी जाती है। कोरोना महामारी के इस संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी डिप्लोमेट निकोलस बर्न्स से चर्चा की है और इस दौरान उन्होंने कोरोना समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है। राहुल गांधी की इसी चर्चा को लेकर के कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मेरा मानना है कि राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो उनका जो एक नज़रिया है वो यह है उस इंटरव्यू में कि भाई जो सामाजिक सद्भाव भारत में था, जो इसकी एक पहचान थी, जो इसके लिए इसको जाना जाता था, वो सद्भाव बना रहना चाहिए। और अमेरिका में भी एक सामाजिक सद्भाव लोकतंत्र में वहाँ था, वो भी इस समय आपने देखा हो कुछ घटनाओं से प्रभावित हुआ। और एक पुलिस ने जिस तरह से एक रेस विशिष्ट के व्यक्ति के साथ जाति की, उसका बड़ा भारी वहाँ पे रिएक्शन हुआ है। तो ये जो दोनों की पहचान थी, दोनों की जो इस मामले में पूरे विश्व में प्रशंसा भारत और अमेरिका की होती थी सांप्रदायिक सद्भाव के मामले में, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा, तो उसको वापस लाना चाहिए, उस तरफ जोर देना चाहिए। और एक सांप्रदायिक सद्भाव ब्यूटी है इस देश की, उसको बरकरार रखना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास और कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी कॉल सेंटर पर दी गई है और प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी है और बम निरोधी दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन की जा रही है। बीते दिनों मुंबई से एक युवक ने सीएम योगी को धमकी भेजी थी और जिस मामले में उसको गिरफ्तार भी किया गया था। और यूपी पुलिस को धमकी देने वाले कामरान को महाराष्ट्र ATS और यूपी STF ने गिरफ्तार किया था। कामरान की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस की सोशल मीडिया हेल्प डेस्क को एक नई धमकी अब मिली थी, जिसमें मुंबई से गिरफ्तार किए गए युवक को छोड़ देने के लिए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया। और इस युवक को बाद में महाराष्ट्र ATS ने गिरफ्तार कर लिया था और 20 वर्षीय इस युवक को नासिक से गिरफ्तार किया गया था।
कोरोना का कहर दुनिया भर में लगातार जारी है और वहीं भारत में भी इसका संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है और वहीं देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसों को लेकर के एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या यूरोप के देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी हमारा नंबर बहुत नीचे है। तो भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें, जनसंख्या को देखें, तो कई यूरोप के देश उसमें आ जाते हैं। इसलिए अगर हम किसी यूरोप कंट्री के साथ, किसी कंट्री जो यूरोप में उसके साथ कंपेयर करें, तो वो तो एक हमारे स्टेट के जितने उनकी पॉपुलेशन है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एब्सोल्यूट नंबर से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हमें कंपेयर करना है तो नंबर ऑफ केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से दे सकते हैं। अगर हम उस हिसाब से देखें तो हमारा नंबर बहुत नीचे है। या फिर जो मेरे मानने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ डेथ्स कितनी हो रही है। केसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम अपने डेथ रेट को कम रख सकते हैं, अगर हम लोगों की जान बचा सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। केसेस ज़्यादा हुए और वो सब ठीक हो गए तो उसमें कोई हमें घबराने की बात नहीं है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जिससे लॉन्ग टर्म कोई डैमेज हो जाता है। इसलिए हमें अपना डेथ रेट जो है वो हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष यूपी के आगरा में 97 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। 1923 में जन्मे ये बुजुर्ग बुधवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं और वो देश के कोविड-19 से पीड़ित सबसे उम्रदराज लोगों में से एक हैं जो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। आगरा के जिला मजिस्ट्रेट प्रभुहन सिंह बुजुर्ग की तस्वीर को उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वो हमारे लिए एक प्रेरणा है और उनका स्वस्थ होना उम्रदराज कोरोना मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। राजधानी और इसके आसपास के इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आर्द्रता का स्तर 47 से 82% तक बना हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार बारिश के आसार हैं। सुनते हैं आईएमडी के डिप्टी डीजी आनंद शर्मा ने क्या कुछ जानकारी दी है। मानसून अच्छी स्थिति में है और पूरा महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्सों में आ चुका है, कर्नाटका के हिस्सों को कवर कर चुका है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी हिस्सों में आ गया है। और आने वाले 48 घंटों की बात करें तो ये और आगे बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ के बाकी के हिस्सों में, बिहार में भी आ सकता है। उसके साथ साथ दक्षिण गुजरात और दक्षिण जो है आपका कहते हैं मध्य प्रदेश, उसमें भी आ चुका है और उसमें भी आएगा अगले 48 घंटों के अंदर। सर, अगर दिल्ली एनसीआर, कब तक दिल्ली एनसीआर वालों को राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, यदि मोटा मोटी बात करें तो अगले 4-5 दिनों में कोई ज़्यादा राहत नहीं है। हालांकि छुटपुट जो थंडर स्टॉर्म, शावर, थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी बनी हुई है अगले 2-3 दिनों के अंदर, मगर तापमान जो है हमारे यहाँ पर करीब 2 से 3 डिग्री ऊपर चल रहे हैं। और इनफैक्ट उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो वेस्ट राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान में तो कल से आगे हीट वेव भी हो सकती है। मतलब अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो राहत नहीं मिलेगी? ज़्यादा राहत बिल्कुल नहीं है। छुटपुट कोई मामूली सी राहत, कहीं ठंडा शावर हो जाता है, थोड़ी सी राहत मिल सकती है, वैसे कोई ज़्यादा राहत नहीं। साल 2001 में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी नायक। इस मूवी में एक दिन के लिए एक पत्रकार को सीएम की कुर्सी दी गई थी। ये तो रियल लाइफ का सीन था, लेकिन कांगड़ा में कुछ इसी तरह का रियल लाइफ सीन भी देखने को मिला है। दरअसल एसडीएम कांगड़ा जतिन लाल ने 10वीं की परीक्षा में 94% अंक हासिल करने वाली अपने दफ्तर के चपरासी की बेटी को एक दिन के लिए एसडीएम बनाया और बेटी ने मेरिट में 34वां स्थान हासिल किया है। और 14 साल की हिना ठाकुर सुबह 11 बजे से एसडीएम कांगड़ा की कुर्सी पर बैठी और दिन भर का कामकाज उन्होंने देखा और एसडीएम जतिन लाल हिना के साथ मौजूद रहे और हिना ऑफिस की बैठकें एसडीएम के मार्गदर्शन में उन्होंने ली और साथ ही जो भी लोग समस्या लेकर के पहुंचे एसडीएम के मार्गदर्शन में उसको सुलझाया भी गया। मैं बस एक्चुअली में क्या हुआ कि मेरे जो कर्मचारी हैं उन्होंने मुझे बताया था कि डॉक्टर के 94% मार्क्स हैं, तो मैंने इनको आज यहाँ बुलाया था कि हम इसको ऑफिस में सम्मानित करेंगे और इससे मैं पूछूँगा कि इसके करियर वगैरह क्या ऑप्शन है, उनको थोड़ा गाइडेंस दूँ। और जब मुझे पता चला कि इनका सपना IAS बनने का है तो मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा उस सपने को आज एक दिन के लिए जितना मैं कर सकता हूँ अपने
तरफ से वो मैं कर रहा हूँ। और एक मैसेज दूँ सोसाइटी को भी कि जो लड़कियाँ उनको प्रमोट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए और वो किसी भी तरीके से बेटों से कम नहीं होती है। उनको पढ़ाई में कभी बाधा नहीं बनाना चाहिए और उनको हमेशा इनकरेज करना चाहिए। और इवन हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो भी इतना हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको किस तरह बढ़ाएं, किस तरह वुमेन एम्पावरमेंट करें। बच्चे को जो प्रोत्साहित किया है मुझे इस बारे में खुशी हो रही है, ताकि और बच्चों को भी इसके बारे में गाइडनेस मिले और बच्चे भी मेहनत करें और इस पद की तरफ पहुँचने की कोशिश करने की। शुरू से जो नौकरी पे लगा उसी वक्त से मुझे मेरा सपना था कि मैं बच्चे को अच्छे पढ़ाई में अच्छे शिक्षक उस पद पर क्षमता। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम तो तराना में है। मेरा नाम मीना ठाकुर है और मैंने 10th में जो 94% मार्क्स सिक्योर किए हैं और ये सोच मेरे पिता ने मुझे दी थी कि IAS बनना है, तो मैं इसी से बचपन से इंस्पायर होती गई हूँ। और आज जो है मुझे कांगड़ा के SDM श्री जतिन लाल जी ने आज एक दिन का SDM बनाया है, तो मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ इस चीज़ को। मैं मतलब जिससे मतलब लोग सेटिस्फाइड हों और उनकी मतलब अच्छे से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो इसी मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मतलब आज सुबह से हमारे सामने मतलब 2 इशू आए थे। और एक लैंड डिपार्टमेंट का आया था कि और एक जो है वो रोड का आया था, उसने रोड ब्लॉक कर दिया और वो जाने नहीं दे रहा है। तो फिर हमने वो रीडर के पास भेजा। तो इस चीज़ से मतलब मैं थोड़ा थोड़ा सीखती हूँ कि मतलब क्या क्या वर्क होता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रामपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद आर्मी के जवानों ने मोर्चा संभाला और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इससे पहले गुरुवार को भी पाकिस्तान ने राजौरी और पुंछ सेक्टर में फायरिंग करके सीज फायर का उल्लंघन किया था। जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय सेना ने अपनी ताबड़तोड़ फायरिंग में पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान लगातार मुंह की खा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के कांगड़ा में आए बीजेपी के सियासी तूफान को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने सरकारी निवास स्थान पर कांगड़ा जिला के सभी विधायकों की बैठक बुलाई और जिसके चलते विधायक रमेश धवाला ने एक बार फिर से संगठन महामंत्री पवन राणा के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा है कि संगठन और सरकार में तालमेल होना जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। संगठन विधायकों को कमजोर करने का काम कर रहा है और रमेश धवाला ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में एक बार फिर से खुलकर नाराजगी जताने के साथ ही मुख्यमंत्री से स्थिति संभालने को कहा है। क्या है क्या नहीं, जो वहां बात हुई है, जो आदमी गलत है और इससे संगठन जो है वो कमजोर हो रहा है तो वो आने वाले चुनाव में उसका नतीजा जो भुगतना पड़ेगा। तो आज से उस व्यक्ति के खिलाफ आप इंक्वायरी करिए। आप पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार के पास सब कुछ है,
किस किस के साथ जाती हुई है इसमें, वो पूरी जो इंक्वायरी जो है वो हो जाएगी। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं ना कोई सरकार के खिलाफ हूँ, ना मैं बगावत कर रहा हूँ, और मैं एक सिद्धांतिक आदमी हूँ। मैंने सरकार बनाई है, ठीक है। 98 में 98 में हमें कई प्रलोभन दिए, करोड़ों के प्रलोभन दिए, हमने मार भी खाई है, हमने गाड़ियाँ भी तुराई है, हमने कपड़े भी अपने पढ़ाए हैं, और उसके बाद बावजूद आज हमने वो जब पार्टी को समर्थन दिया था, इतनी जलालत जो है वो जो आज हम झेल रहे हैं, इतनी जलालत कभी नहीं हुई। इतना करते हुए हमारे साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। हमारे कहने से कोई बंदा जो लिख करके देते हैं वो नहीं बनता है, और कई वहाँ पे हमारे साथ जो है वो मतभेद जो है वो वहाँ ज्वालामुखी में है। तो वो विकास के नाम पे ठीक है हम लगे हैं, हम किसी को कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हम समान विकास जो है वो चंगर एरिया में और नीचे बलिहार में कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी के रास्ते पे ऐसा व्यवधान डालना वो सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि अभी तक 7,609 लोग पूरी तरह से ठीक होने के बाद अपने घर लौट चुके हैं, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा रिकवरी रेट 60.31 हो गया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके अलावा वो भी आपको सुनवाते हैं। आइसोलेशन वार्ड्स में 4,545 लोग रखे गए हैं, जिनका विभिन्न चिकित्सालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों में इलाज चल रहा है, और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7,897 लोग इस समय रखे गए हैं, जो पॉजिटिव के कांटेक्ट हैं या और सिम्टोमेटिक लोग हैं या हॉटस्पॉट एरिया से जिनमें लक्षण होते हैं उनको हम लाते हैं, फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखते हैं, उनके हम सैंपल की जांच करवाते हैं। जांच करवाने के पश्चात अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो उनको हम आइसोलेट करते हैं। उन्हें हम विभिन्न अपने जो त्रिस्तरीय हमारा ढांचा है L1, L2, L3 का, उसमें उनके बीमारी की गंभीरता के हिसाब से हम उनको समुचित चिकित्सा के लिए समुचित स्तर के चिकित्सालय में उनको हम भर्ती कराते हैं। कोरोना के चलते दांतों का उपचार करने से पहले डॉक्टरों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। मरीज को देखने से पहले डॉक्टरों को अपने पीछे टेबल पर एक पंखा रखना होगा, जिसकी सीधी हवा मरीज तक नहीं पड़नी चाहिए, और सीलिंग फैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये दिशा निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाक, कान और गला विशेषज्ञ के अलावा दांतों के डॉक्टरों के लिए दिए हैं, और ENT और दांतों के डॉक्टरों को सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। दिशा निर्देश के अनुसार वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा, और सीलिंग फैन की जगह डॉक्टर टेबल फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिनिक के HEPA फिल्टर और UV लाइट सिस्टम होना चाहिए, और जिससे कि साफ हवा अंदर आ सके। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर को गुरुवार को 80 दिन बाद फिर से खोला गया, जिसके चलते मंदिर में दर्शन करने वाले लोग मास्क में नजर आए और बाल काटने वाले नाई PPE किट में दिखाई दिए। बता दें कि मंदिर में दर्शन करने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और श्रद्धालुओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। बता दें कि 80 दिन बाद खुले मंदिर के परिसर में किसी को भी बिना मास्क के जाने की अनुमति नहीं थी, और नियमित अंतराल पर भक्ति गीत बजाने वाले लाउडस्पीकर से लोगों को याद दिलाया जा रहा था कि वो अपने साथ सैनिटाइजर की बोतल रखें और मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में लोगों ने जुमे की नमाज अदा की, और बता दें कि ईदगाह में जाने से पहले ही सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके साथ ही भीड़ ना हो इसके लिए टोकन की व्यवस्था भी की गई, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया। आपने देखा कि आज अनलॉक के बाद पहला जुमा है, और चूँकि यूपी में एट अ टाइम किसी भी इबादतगाह में सिर्फ 5 लोगों को जाने की परमिशन है, इस वजह से जुमे में भी मजबूरन सिर्फ 5 ही लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। और ये अलग बात है कि क्योंकि जुमे में तादाद ज़्यादा होती है तो एक वक्त में सिर्फ 5 लोगों को पढ़ने की परमिशन दी गई है, और एक से ज़्यादा इसी वजह से जमातें हो रही हैं।
कि लोग नमाज भी पढ़ लें और मस्जिद के अंदर या बाहर कोई भीड़ भी ना हो। तो एक जमात में सिर्फ 5 ही लोग नमाज पढ़ रहे हैं और उससे पहले चाहे सैनिटाइजेशन का मसला हो या थर्मल स्कैनिंग का मसला हो या नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग का मसला हो, ये तमाम प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। और नमाज के बाद अल्लाह से दुआ की जा रही है कि अल्लाह अपने मुल्क से और पूरी दुनिया से कोविड-19 का खात्मा फरमा दे। शुरू करते हैं बड़ी खबर की और केरल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम से बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदुस्तान लेटेक्स प्लांट में आग लगी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केरल से। ये बड़ी खबर सामने आई है केरल के तिरुवनंतपुरम से। यह बड़ी खबर सामने आई है जहां पर हिंदुस्तान लेटेक्स प्लांट में भीषण आग लगी है और आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केरल से। ये बड़ी खबर सामने आई है केरल के तिरुवनंतपुरम से। ये बड़ी खबर, हिंदुस्तान लेटेक्स प्लांट में आग लगी है और आग को बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम के तिनसुकिया में तेल के कुएं में लगी आग से आसपास के गांव के लोग जो हैं परेशान हैं और दरअसल किसानों और चाय की खेती करने वाले लोगों की फसल को भारी नुकसान वहां पर हो रहा है। दरअसल चाय की पत्तियों पर तेल गिरने से पत्तियां खराब होने लगी हैं और स्थानीय लोगों ने बताया है कि हम माचिस भी नहीं जला सकते, इस कारण हमें शिविर में रहना पड़ रहा है। कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है, वहीं हरियाणा में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हरियाणा के करनाल से एक राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ 421 कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिसके चलते उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में रिकवरी रेट भी 50% से अधिक हो गया है और इसी के साथ ही अब तक जिले में 125 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 74 केस एक्टिव हैं और 49 लोग अपने घर स्वस्थ होकर के जा चुके हैं और 2 व्यक्तियों की कोरोना से यहां पर अब तक मौत हो चुकी है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने जिले के डीसी निशांत कुमार यादव से खास बातचीत की है। करनाल में जो है कोरोना वायरस के जो मामले हैं, अब जो रिपोर्ट आई है बहुत ही कम हो गए। हमारे साथ जो है पूरी जानकारी के लिए उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी जुड़े हुए हैं। सर क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्या आज कोरोना के 421 सैंपल लिए गए थे, कोई पॉजिटिव नहीं आया है। जिले में 128 पॉजिटिव केसेस हैं अभी कोरोना के और उसमें रिकवरी रेट भी हमारी अच्छी हो गई है। काफ़ी लोग रिकवर होकर 50% से ज़्यादा घर जा चुके हैं, तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों से आग्रह रहेगा कि अभी भी एहतियात बरतें। कोविड का सेंटर बनाया नीलोखेड़ी में, उसके बारे में कोविड केयर सेंटर बनाया हमने 600 बेड का नीलोखेड़ी में। जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे उनको वहाँ रखा जाएगा, उनके वहाँ ध्यान रखी जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट की और म्यूनिसिपैलिटीज़ की टीम्स की वहाँ ड्यूटी लग गई है उनके ख्याल रखने के लिए। ठीक है सर, जो बाहर से आ रहे हैं व्यक्ति, उनको आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगा? करनाल वासियों को क्या कुछ अपील आपकी तरफ? उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना चाहिए और अगर कोई लक्षण डेवलप करते हैं तो जांच करानी चाहिए उनकी। तो ये थे हमारे साथ उपायुक्त निशांत कुमार यादव। इन्होंने करनाल वासियों से ये अपील करी है, जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनको अपना जो है जाँच करानी चाहिए। मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन भी साफ तौर पर करते रहे। अमित भटनागर, ANB न्यूज, करनाल। छत्तीसगढ़ से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसी बीच प्रदेश सरकार ने सभी दुकानों को खोलने के समय में परिवर्तन करने का फैसला लिया है। अब दुकानें सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगी और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते केसों के बीच सरकार के इस फैसले से आम लोग दहशत में हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, पूरे देश भर में अनलॉक की कवायद शुरू हो चुकी है और अनलॉक 1 जारी है और इसी के चलते तमाम रियायतें दी जा रही हैं प्रदेश की जनता को। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अब ये बड़ा फैसला लिया है, सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक अब दुकानें पूरे प्रदेश में खुल सकेंगे और इस संबंध में आदेश अब जारी कर दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। और इस आदेश के बाद लोगों में कहीं ना कहीं भय अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है, 3 लाख से ज़्यादा मामले पूरे देश में सामने आ चुके हैं और इसी के चलते छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जिस तरीके से अनलॉक किया जा रहा है प्रदेश को, सभी दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और समय में जो परिवर्तन किया गया है वो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक अब दुकानें खुल सकेंगी।
इस फैसले से कहीं ना कहीं आम लोगों में एक डर का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जरीन सिद्दीकी हमारे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरीन जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके से लोगों में आक्रोश है या डर है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में अभी लॉकडाउन खुलने के बाद काफी बड़ी तेजी से कोरोना के संक्रमित मरीज मिलना चालू हुए। जिस जिले में पहले लॉकडाउन के दौरान एक भी मरीज नहीं थे, आज की तादाद में वहां पे 100 से भी ऊपर हो गए। टोटल मिला के छत्तीसगढ़ का आंकड़ा 1500 के करीब करीब पहुंच रहा है। तो आज जो सरकार ने फैसला लिया है कि पूर्व की भती दुकानें खुलेगी, तो इसको लेकर लोगों में काफी डर है, दहशत है। वो इसलिए कि जब 60 पेशेंट थे तो लॉकडाउन था, अब इतने सारे पेशेंट हो गए हैं तो चारों तरफ घूम रहे हैं और जगह जगह संक्रमित करेंगे, इसलिए लोगों में गुस्सा है सरकार के खिलाफ कि सरकार गलत टाइम पे गलत निर्णय ली है। इसके लिए आने वाले दिनों में हो सकता है आंदोलन भी कर सकते हैं। तो ये सरकार के गलत निर्णय के खिलाफ जनता के गले नहीं उतर रहा है। दुकानों को सामान दिनों की भत्ती खोलना, बस ये जो प्रतिबंधित जो दुकानें थी जैसे माल वगैरह वो नहीं खुलेंगे। बाकी जो दुकानें थी वो पहले जैसे कोरोना के आने से पहले खुलती थी, वो कोरोना जब काफी बड़ी संख्या में कोरोना है तो भी खुलेगी। लेकिन जरीन, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो कोरोना के मामले अब सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के, क्या वो मामले अब वहां से जो लोकल रहने वाले लोग हैं उन्हीं में सामने आ रहे हैं? क्या वहां के लोगों में संक्रमण फैल रहा है या फिर जो दूसरे राज्य से लोग आ रहे हैं उनमें कोरोना पाया जा रहा है? जी, आपने काफी अच्छा सवाल किया है। ये दुकानें खोलने को लेकर के रियायत दी गई है छत्तीसगढ़ में। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जरीन सिद्दीकी। तो लेकिन अब वहां की जो जनता है वो इस फैसले को लेकर के परेशान दिखाई दे रही है, कहीं कोरोना का संक्रमण आम लोगों में ज्यादा ना फैल जाए। सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आप पूरे प्रदेश में दुकान खोली जा सकेंगी। जिन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है वो सभी दुकानें पहले की तरह ही खोली जा सकती हैं। जैसे कोरोना काल से पहले दुकानें खुलती रही हैं, उसी तरह से अब दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। यूपी के सीएम योगी की तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए जाने के बावजूद राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बाराबंकी जिले में आज 10 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इसी के साथ जिले में कुल कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या वहां पर 58 पहुंच गई है। और वहीं बहराइच में भी कोरोना से पहले मौत का मामला सामने आया है। लखनऊ में इलाज के दौरान बहराइच निवासी मरीज की मौत हो गई है और दूसरी तरफ हमीरपुर जनपद में पिछले 24 घंटे में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। यहां एक ही शिफ्ट की जांचों में 18 लोग एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र के मुंबई से चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर मलाड पश्चिम मालवानी गेट नंबर 5 पर तेल के होलसेल विक्रेता की दुकान में दिन दहाड़े चोरी हुई है और जहां चोर ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं ये सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें भी कैद हो गई हैं, लेकिन मालवनी पुलिस ने अब तक ना तो मामला दर्ज किया है और ना ही चोर को पकड़ने की कोशिश की है। बल्कि जब शिकायतकर्ता ने चोर को पकड़कर मालवनी पुलिस के हवाले किया तो चोर पुलिस स्टेशन से फरार हो गया और वहीं शिकायतकर्ता कैलाश राठौड़ की बिना शिकायत लिए हुए पुलिस ने राठौड़ को चोर की तस्वीर दुकान में लगाने को कहकर वापस भेज दिया। और इस कड़ी में हमारे संवाददाता ने दुकानदार से बातचीत की है। कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जेल से करीब 17,000 आरोपियों को रिहा तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद से ही लगातार सभी इलाकों में चोरी की वारदात बढ़ने लगी। ऐसे ही एक वारदात मुंबई के मालवनी गेट नंबर 5 के यहाँ एक दुकान में का मामला है, जहाँ दिन दहाड़े करीब इस दुकान में 3 मरतबा चोरी को अंजाम दे दिया गया। हम उपस्थित हैं उसी दुकान में जहां पर दिन दहाड़े करीब 3 बार चोरी की वारदात की गई है। ऐसे में ये तमाम लोग हैं
ये दुकानें, हालांकि ये होलसेलर की दुकान है, तेल के होलसेलिंग करते हैं। ये स्पॉट है जहां से 3 बार जो है तेल से भरा हुआ कंटेनर जो है उस शख्स ने चुराया। चुराने के बाद जब वो फरार हो रहा था उस वक्त इन्हीं लोगों ने उसको पकड़ा और मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। हवाले करने के बाद मुंबई पुलिस ने भी कोरोना काल में अपनी दर्द व्यतीत करते हुए ये बताया कि आप उसकी तस्वीरें लो और लगा दो। इस समय उपस्थित उसी दुकान में जहां पर एक तस्वीर लगाई गई है। हालांकि ये तस्वीर जो है अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। देखिए कि किस तरह से इस दुकान में फोटो लगाया गया है। इस पर साफ तौर पे लिखा है ये लड़का चोर है, सावधान। ये तस्वीर जो है मुंबई पुलिस ने खुद इस दुकानदार को दिया है। दुकानदार जब चोर को पकड़ने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया तो पुलिस ने इस मामले की संगीता को न लेते हुए आरोपी को भागने दिया। अब लोगों का आरोप है कि अगर आरोपी को पकड़ लेते तो शायद यह वारदात दोबारा नहीं होती। ऐसे में दुकानदार हमारे साथ है, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ हुआ था। सर बताइए, कब हुआ था चोरी की? कितनी तारीख थी? फर्स्ट 3 मई को हुआ था। हाँ, बताएगा 17 मई और अभी रिसेंटली जैसे कि 9 मई को वो लड़का पकड़ा गया चोर। पकड़ने के बाद आपने चोर को कहाँ दिया? चौकी, पुलिस चौकी में ऑब्वियसली देंगे चोर को। पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया या उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की? नहीं, तब तक वो भाग गया चौकी से। फिर विद इन इंक्वायरी करने से पहले ही वो लड़का उधर से भाग गया, फरार हो गया। इंक्वायरी करने से पहले अगर पुलिस स्टेशन से कोई भागता है तो जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस की लापरवाही। क्या आप मानते हैं मुंबई पुलिस की लापरवाही या मालवनी पुलिस की लापरवाही है? कोरोना संकट, उन लोगों ने भी कोरोना का इशू बताया कि हम लोग फिलहाल कोरोना में, क्योंकि उसी टाइम पर एक प्रॉब्लम आया था कोरोना का ही, एक केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसी टाइम। तो पुलिस और हवलदार और अदर एसआई जो भी थे चौकी के, सब उसी में इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा हो गए थे, डिपेंड हो गए थे वो केस पर ही। 3 बार चोरी की वारदात हो जाती है। एक बार भी मुंबई मालवनी पुलिस ने आपका एफआईआर दर्ज किया? नहीं, हम लोग गए ही नहीं एफआईआर के लिए। हम लोग पकड़े तभी जाएंगे ना। जब पकड़े थे पुलिस को दिया तो पुलिस ने एफआईआर आपकी शिकायत क्यों नहीं लिया? नहीं, उन्होंने एक्चुअली वो लोग उस केस पे डिपेंड हो गए थे, फिर वो फरार हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ये फोटो लीजिए, जब ये बंदा पकड़ा जाएगा तो हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऐसा उन लोगों ने कहा, आपको वापस बुलाएंगे। चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी आपको दे दिया कि पकड़ा जाएगा तो हमें बताना। और उन लोगों ने बोला सर्च रखिए, आप उससे सावधान रहिए, आप ही सर्च रखिए। तो जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मुंबई मालवनी पुलिस ने चोर को ही फोटो इनको देकर ये बता दिया कि आप लोग चोर को पकड़िए और मेरे हवाले कर दिए। ऐसे में कोरोना काल में एक कहना अछूता नहीं होगा कि मुंबई मनपा के साथ साथ अब मुंबई पुलिस भी कोरोना से डर रही है और आरोपियों को पकड़ने में कतरा रही है। कैमरा पर्सन अशोक गुज्जर के साथ मस्तिका सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो चुकी है। 17 जून को होगी मॉक पोलिंग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान से 3 सीटों पर होने वाले हैं राज्यसभा चुनाव और इसी को लेकर के सूबे की सियासत जो है वो चरम पर पहुंच रही है। कांग्रेसी विधायकों को दूसरे होटल में शिफ्ट किया गया है।
राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो गई है। इससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सीएम, डिप्टी सीएम और केंद्रीय नेता भी राजस्थान पहुंचे थे जयपुर में, और प्रेस वार्ता करके बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। और उसके बाद लगातार सियासी माहौल गर्म देखने को मिल रहा है राजस्थान में। और अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और बैठक अब खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद दूसरे होटल में शिफ्ट किए गए हैं। 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर के सियासत गर्म है राजस्थान में, और कांग्रेसी विधायकों को दूसरे होटल में शिफ्ट फिलहाल किया गया है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने विधायकों को एकजुट करने में जुटी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगते रहते हैं और विधायक कांग्रेस के टूट जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से ही इस तरह की बयानबाजी भी की जा रही है और इसी को लेकर के कांग्रेस अब सतर्क दिखाई दे रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और बैठक खत्म होने के बाद सभी विधायकों को दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस विधायकों को दूसरे होटल में शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग खत्म हो चुकी है। 17 जून को मॉक पोलिंग होगी और 3 सीटों पर यहां पर राज्यसभा चुनाव होने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में जिला कांग्रेस ने टीटी नगर में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार के कारण प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और 8 जून को इंदौर में सांवेर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर कमलनाथ सरकार को गिराया गया है और ये लोकतंत्र का मजाक है। विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदा गया है। प्रदर्शन में शामिल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रपति महोदय के नाम दिए ज्ञापन में हमने मांग की है कि देश की 133 करोड़ जनता ने संविधान की रक्षा का दायित्व आपको दिया है। ऐसे हथकंडे अपनाकर अगर सरकार गिराई जाएगी तो निष्पक्ष चुनाव का मतलब ही खत्म हो जाएगा, जनता के मत का मूल्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऑडियो वीडियो की जांच करवाकर जनता के हितों की रक्षा की जाए और दोषी पाए जाने पर संवैधानिक सरकार को बर्खास्त किया जाए। और प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा। प्रदर्शन कर रही है ये हमारा डिस्टेंसिंग धरना प्रदर्शन है और ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं हम, और इसमें मांग ये की गई है कि अभी तक तो हम कहते थे कि केंद्र के इशारे पर मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ जी की गिराई गई। अब तो खुद शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि केंद्र के इशारे पर हमने मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ जी गिराई, जो 121 विधायकों की थी, और आज बीजेपी सरकार के साथ 107 विधायक हैं। तो ये खरीद फरोख्त बंद हो, महामहिम जी इस पर संज्ञान लें। राजस्थान में भी यही चल रहा है, यही छत्तीसगढ़ में चल रहा है, ये गुजरात में चल रहा है। तो ये प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं और हमारी मांग है कि 6 साल तक दल बदलू जो भी विधायक है जो छोड़ के जाता है दूसरी पार्टी, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3 लाख को ये आंकड़ा पार कर चुका है और अब पूरे विश्व में भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में 4थे स्थान पर पहुंच चुका है, जिससे भारत में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही है। इसी को लेकर के एक रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना प्रभावित देशों में अब भारत 4थे नंबर पर पहुंच चुका है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या भी 3 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। और इस प्रकार अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,821 हो चुकी है। ये आंकड़े दिखने में जितने ज्यादा हैं उतने ही भयभीत करने वाले हैं। आपको बता दें, देश में 3 लाख मामले होने के साथ ही मृतकों की संख्या भी 8,500 के आंकड़े को पार कर चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट की अगर बात करें तो इस तरह से भारत को राहत मिली है। देश में अब रिकवरी रेट 50% पहुंच चुका है। वहीं अगर नए मामलों की बात करें
तो देश में हर रोज 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन गुरुवार को एक दिन में करीब 11,000 नए मामले सामने आए तो साथ ही करीब 400 लोगों की मौत हुई, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। इन सबके बीच अगर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित टॉप 10 देशों की बात करें तो इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका हुआ है। उसके बाद ब्राजील, रूस और अब भारत का नंबर आता है। इसके पहले शुक्रवार को भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया था और खुद चौथे स्थान पर पहुंच गया। चलिए अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 21 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,16,000 से ऊपर है। इसी तरह अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील ऐसा दूसरा देश है जहां 8 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं और मृतकों की बात करें तो अब तक यहां 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह रूस में भी 5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं, लेकिन मृतकों का आंकड़ा यहां अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है। रूस के बाद भारत का नंबर आता है, जहां अब संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है और यहां भी मृतकों की संख्या अन्य देशों के मुकाबले कम है। वहीं इसके अलावा अगर टॉप 10 देशों में शुमार अन्य देशों की बात करें तो वो हैं यूके, स्पेन, इटली, पेरू, जर्मनी और ईरान। इन सभी देशों में या तो कोरोना मरीज 2 लाख के पास हैं या फिर 2 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। वहीं इन सबके बीच अगर भारत की बात करें तो पिछले करीब एक हफ्ते में भारत में हर रोज 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं और अब तो सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दुनिया में अब जिन देशों में रोज सबसे ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं उनमें भारत शामिल हो चुका है। नए केसों के मामले में भारत अब तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा अमेरिका में रोज करीब 20,000, ब्राजील में करीब 15,000 और भारत में 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि टेस्टिंग के मामले में भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक भारत में करीब 54 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। अब एक दिन में रोज औसत 1.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। जल्दी ये रफ्तार 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन पहुंच सकती है। अमेरिका, रूस और यूके के बाद भारत टेस्टिंग के मामले में चौथे नंबर पर है। स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। भारत के साथ ही पाकिस्तान में भी लगातार कोरोना के मामलों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। एक दिन में 6,400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इससे पाकिस्तान की सिरदर्दी भी अब तेजी से बढ़ रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। वहां पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया। 24 घंटे में यहां 6,400 के करीब मामले आए और इसी के साथ अब कुल मामलों की संख्या 1.25 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में पाकिस्तान में 107 लोगों की मौत हुई और अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 2,500 के करीब पहुंच चुका है। हालांकि पाकिस्तान के लिए राहत भरी खबर है कि वहां इलाज के बाद अब तक 40,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पंजाब और सिंध प्रांत है। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 1,500 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
आपको बता दें, पाकिस्तान में अब तक 8 लाख के करीब कोरोना टेस्ट हुए हैं और पूरे देश में रोजाना सिर्फ 25,000 टेस्ट हो रहे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने कोरोना संकट के दौरान पूर्ण रूप से लॉकडाउन नहीं लगाया था और प्रांतों ने भी अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाया था, जबकि फेडरल सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया था। वहीं इकोनॉमी की बात करें तो कोरोना संकट से पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। सरकार ने अपने सर्वे में माना कि इस बीच पाकिस्तान को करीब 3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए की चपत लगी। अब पाकिस्तान में लॉकडाउन में पूरी छूट दी जा चुकी है। ऐसे में मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शवों को घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कोरोना से मौत हो रही है, उन शवों के साथ बदसलूकी की जा रही है। राज्यपाल ने भी ट्वीट किया है। राज्य के गृह सचिव से जवाब इस मामले में मांगा गया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शवों को घसीटने का मामला सामने आया है। शवों को घसीटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राज्यपाल धनखड़ ने नाराजगी जताई है और राज्य के गृह सचिव से इस मामले में जवाब मांगा गया है। पश्चिम बंगाल से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया है और उन्होंने नाराजगी इस पूरे मामले पर जाहिर की है। जिस तरीके से शवों को घसीटा गया, वीडियो आपको साफ तौर पर नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। इस तरीके से शवों को घसीटा जा रहा है, देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं। और वहां के राज्यपाल को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने ट्वीट करके नाराजगी जाहिर की है और जवाब मांगा है राज्य के गृह सचिव से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां शवों को घसीटने का मामला सामने आया है। शांतनु बनर्जी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, कहां का ये पूरा मामला है और कब से ये वीडियो वायरल हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो परिस्थिति जो चल रहा है अभी, मतलब कोरोना वायरस को लेकर जो परिस्थिति चल रहा है जी, तो इसके ऊपर अगर आप नजर रखेंगे तो मतलब सबसे बड़ी बात जो है अभी जो पश्चिम बंगाल का जो विरोधी जो दल ने है, वो विरोधी दल ने खुद ऐसी मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो कोरोना मरीज का जो संख्या मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, कई जो लोग मर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग जो मारे गए हैं ये लोग कहाँ का है, किधर का है, उसका घर वालों का कुछ पता नहीं चल रहा है। शायद मतलब ये जो वीडियो खुद ANB चैनल पर दिखा रहे हैं, शायद ये वीडियो धीरे धीरे वायरल हो रहा है, लेकिन ANB चैनल की ओर से ये पुष्टि भी नहीं की। लेकिन तब भी हम लोग यही कह सकते हैं कि फिलहाल ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं हमारा चैनल पर ANB न्यूज पर, जो तमाम लोग ने देख रहे हैं, ये फिलहाल गरिया क्षेत्र का, कलकत्ता का जो गरिया इलाका है, गरिया महाशमशान घाट पर कम से कम कलकत्ता कॉर्पोरेशन का गाड़ी भी खड़ा है और गाड़ी में कम से कम वो जानकारी के सूत्रों के अनुसार करीब एक गाड़ी में 14 से 15 ऐसी जो 44 लाश था, वो लाश कहाँ से आया पहले। जी शांतनु, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शवों को घसीटने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। यह अमानवीय व्यवहार, शवों के साथ कोरोना मरीज जिनकी मौत हो गई, उनके शवों के साथ इस तरीके से अमानवीय व्यवहार करने का ये मामला सामने आया है। और इन्हीं मामलों को लेकर के, इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी ऐसे राज्यों को नोटिस भी भेजा गया है। चलिए पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ANB न्यूज के खबर का असर देखने को मिला है और दरअसल गर्भवती महिला नीलम की लापरवाही से मौत के मामले में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। नोएडा के सेक्टर 24 स्थित ESIC अस्पताल के निदेशक पर गाज गिरी है और दरअसल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अनीश सिंघल का ट्रांसफर दिल्ली कर दिया गया है। उनकी जगह अस्पताल के DMS डॉक्टर बलराज भंडार को अस्पताल का निदेशक बनाया गया है। और बता दें कि गाजियाबाद निवासी
महिला की मौत के मामले में जिलाधिकारी सुहास अलवाई ने शासन और श्रम विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था और पत्र लिखने के बाद पहली बार किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर के एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने आज बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी पर कई आरोप लगाए हैं। नूतन ने कहा है कि इतनी स्पष्ट जानकारी के बाद भी एसटीएफ ने इस मामले में कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की और न ही सरकार ने उसी समय परीक्षा को निरस्त किया, और जिससे इस मामले को दबाने में सरकार और एसटीएफ की मंशा साफ जाहिर हो जाती है। उन्होंने कहा है कि इन स्थितियों में एसटीएफ जांच का कोई अर्थ नहीं है, अतः उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए परीक्षा को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। पेट्रोल के दाम में शुक्रवार को 57 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है और वहीं डीजल के दाम में 59 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। ये लगातार छठा दिन रहा जब तेल विपणन कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बदलाव किया है और उससे पहले लगभग 82 दिन तक तेल की बेस कीमतों में किसी भी तरह की फेरबदल देखने को नहीं मिली। और तेल विपणन कंपनियों की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत शुक्रवार को 57 पैसे की तेजी के साथ 74 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई। वहीं डीजल का मूल्य भी 72 रुपये 22 पैसे से बढ़कर 72 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया और देश भर में यह बढ़ोतरी की गई है। दिक्कतें सर भाई, लेकिन दूर का मामला जाना भी जरूरी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं बताइए। तो गाड़ी खड़ी रही, बिल्कुल चलाया ही नहीं, ना इतनी कमाई है, रोज बनने वाले काम है हम लोग का डेली वाला। तो बताइए इसके लिए भैया सब लोग अपील करें तभी हो सकता है कुछ। ऐसे अकेले हमारे करने से तो कुछ होना नहीं। हम लोग को तो यूँ भी कोई नहीं पूछता यार, रोज वाले आदमी हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। दिक्कतें से सर बढ़ ही रही हैं, बढ़ गई हैं और आगे बढ़ेंगी, चलाने की नौबत तक नहीं रहेगी। ये बहुत महंगाई और गरीब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस महंगाई के दौर, इस लॉकडाउन के दौर में, और गरीब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। और क्या लगता है महंगाई बढ़ेगी। अब ये चीज़ तो हमारे शहर के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको देखना, और पीएम साहब को देखना है। अब तो ये करना चाहते हैं गरीबों की सुरक्षा और ये महंगाई थोड़ी कम हो। ये गरीब इंसान जो है भूख प्यास से परेशान हो रहा है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है गरीबों को देखना। जनता को इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पहले से ही लॉकडाउन चल रहा है, लगभग 3 महीने होने को है। तो बल्कि तेल के दाम कम होने चाहिए, उल्टे बढ़ रहे हैं। और आर्थिक स्थिति आप जान ही नहीं, देख ही रहे हैं, उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए ताकि हर चीज़ सस्ती हो जाए, लोगों को राहत मिले। बिल्कुल इससे महंगाई बढ़ेगी जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा। जो गुड्स वाली गाड़ियां हैं उनका भाड़ा महंगा हो जाएगा, उससे महंगाई तो बढ़ेगी ऑफ कोर्स। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।